बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। और नाज़रीन, आज के न्यू पाकिस्तान में बात करेंगे वफाकी हुकूमत के दावों के बरक्स मुल्क भर में ताहाल इंटरनेट की रफ्तार में कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स की सर्विसेज भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। 2 दिन पहले वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा ने दावा किया था कि हुकूमत ने ना तो इंटरनेट की रफ्तार को सुस्त किया है और ना ही सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की सर्विसेज को मुतासिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो रही है। मुल्क भर में गुज़श्ता माह जुलाई से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है और सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स की रफ्तार भी गुज़श्ता 20 से 25 दिन से सुस्त हो चुकी है। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 माह से इंटरनेट सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम, फायर वॉल की तंसीम और तजुर्बात की वजह से इंटरनेट की रफ्तार मुतासिर हो रही है और तकरीबन तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की सर्विसेज भी मुतासिर हो चुकी हैं। गुज़श्ता हफ्ते ये खबर भी आई थी कि मुल्क में सोशल मीडिया पर भी फायर वॉल की आजमाइश की गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की सर्विस और रफ्तार में बेहतरी की तवक्को थी, लेकिन ताहाल ऐप्स की सर्विसेज की रफ्तार इस वक्त सुस्ती का शिकार है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर कोई वजाहत जारी नहीं की है, ताहम वज़ीर मुमलिकत ने 2 दिन पहले कहा था ना तो इंटरनेट की रफ्तार सुस्त की गई है और ना ही सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बंद किया गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की सुस्त रफ्तारी की वजह से मुल्क भर के अवाम को व्हाट्सएप पर रवाबित में मुश्किलात का सामना है। लोगों को घंटों तक मैसेजेस नहीं मिल पाते। व्हाट्सएप पर वीडियोस और ऑडियोस, तमाम तस्वीर भी मुश्किल से डाउनलोड हो रही हैं, जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम की रफ्तार भी सुस्त है और वहाँ पोस्ट अपलोड करने में सारिफीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। और ये है तमाम तर सूरत हाल। आप कोई भी ऑडियो मैसेज हो, वीडियो में हो, कोई भी व्हाट्सएप पे आप डाउनलोड करना शुरू करें तो उसको खासा वक्त दरकार होता है। ताहम आपको पता ही है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर ऑलरेडी गुज़श्ता कई माह से पाबंदी लगाई जा चुकी है इस हुकूमत की तरफ से, और उसको भी इस्तेमाल करने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ जगह पर, अक्सर जगह पर गैर कानूनी जो VPN है वो लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो टॉप स्टोरीज़ में जानिए हमारी रोज़मर्रा की वो आम आदत जिनसे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। 11 साला गोल्ड मेडलिस्ट महनूर एशियन जूनियर स्क्वॉश रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। शाइन 11 बांग्लादेश के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार। और आपको बताएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की चमकदार दुनिया की तारीखी हकीकत। और आज हम अपने शो में एक बहुत अहम और आम मसले पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि हड्डियां जिस्म का बुनियादी ढांचा होती हैं और हमारी सेहत की बुनियाद भी, मगर हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी आदत अपना लेते हैं जो हड्डियों की सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। हड्डियों की सेहत के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए हमें सही मालूमात की ज़रूरत है। हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने के लिए मतवाज़न खुराक, मुनासिब वर्जिश और सेहतमंद ज़िंदगी के असूलों की पैरवी करना ज़रूरी है, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी आदत हैं जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और ये आदत हमारी हड्डियों को कमज़ोर बना सकती हैं। आज हम इसी पर गौर करेंगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदत हमारी हड्डियों की मजबूती और सेहत पर असरअंदाज होती हैं और हम इन आदत को दुरुस्त करके अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बना सकते हैं। और आज हमारे साथ शो में बतौर मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फैसल मसूद साहब। उन्हीं से हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम रूटीन की बात कर रहे थे। कोई ऐसी रूटीन, कुछ ऐसी आदत जिनको अपना के हम जो हड्डियों के अमराज हैं, क्योंकि आजकल बच्चे ये शिकायत करते हैं कि नहीं ज़रा सा भी उनको कोई काम कह दो, कोई हेल्दी एक्टिविटी का कह दो तो उनको ये शिकायत होती है कि नहीं हमें जी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे इसमें? एक तो मदिया, मैं मशकूर हूँ आपका और न्यू पाकिस्तान स्टूडियो का। एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आपने बात करने के लिए मुझे मदऊ किया है। एक तो ये है कि हमारी हड्डियों की इस जिस्म में क्या बहुत कलीदी रोल है। हमारा बॉडी वेट में 60% हमारे स्केलेटन का है, हड्डियाँ होती हैं, और हमारे बॉडी कैल्शियम का 99% हड्डियों में स्टोर होता है।
और हमारी हड्डियों के कुछ बुनियादी काम हैं, जैसे हम मूव करते हैं वो हड्डियों की बेस पे करते हैं। हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन है, दिल है और बाकी अज़ा हैं वो पसलियों या स्कल के अंदर महफूज हैं। और इसके अलावा हमारी हड्डियाँ जो है ना वो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, हमें इस काबिल करती हैं, हमारी हाइट, हमारी मूवमेंट सारी हड्डियों के मरहून मिन्नत है। इसके अलावा हड्डियों में हमारे खून के सेल्स बनते हैं, हेमेटोपोइसिस इसे कहते हैं। दूसरा कैल्शियम का बहुत बड़ा रिजर्वायर है। कैल्शियम आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है, ये जो आपकी स्किन का ग्लो है इसके लिए कैल्शियम ज़रूरी है, हमारी निगाह के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, हमारे नर्व्स के फंक्शन के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, दिल की धड़कन के लिए जो बुनियादी, और जिस ब्रेन के तहत हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम का एक कलीदी रोल है। तो ये तमाम रिजर्वायर बोन्स के अंदर है। तो बोन्स की जिस्म के अंदर इस कलीदी अहमियत को हमने काफ़ी हद तक नज़रअंदाज करते हुए बाकी सेहत के असूलों को तो हम देखते रहते हैं, लेकिन हड्डियों की सेहत जिन चीज़ों से बनती है उसको अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ जो एक बुढ़ापा आना ही आना है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसमें हम कहते हैं डोंट गेट योर बोन्स एजेड बिफोर योर सेल्फ। तो आप अपने से पहले अपनी हड्डियों को बूढ़ा ना होने दें। तो इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं साइलेंट किलर, और ये हमारे बगैर अलामात के जिस्म को बहुत सारे मामलात की तरफ ले जा सकता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन डी जो है, कैल्शियम की तो आप बात कर रहे हैं, वो कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? और हमें अगर हम यूजेज की बात करते हैं डाइट के थ्रू या फिर विटामिन भी रिकमेंड करते हैं कुछ डॉक्टर्स हमें कि विटामिन डी ले लिया करें आप 15 डेज़ में या वंस इन अ मंथ, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं मुझे इसमें चाहूँगा कि हमें जो ऑस्टियोपोरोसिस है जो कि हमारा मेन टॉपिक है उसकी दो इलाज, एक है इसका प्रिवेंशन बचाव जी, और एक है उसका इलाज। ठीक है। बचाव में विटामिन डी का बुनियादी रोल आ जाता है। विटामिन डी को अब हार्मोन कहा जाता है। इसके हड्डियों में विटामिन डी का रोल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शंस के अलावा भी बहुत सारे रोल हैं। आपको स्वेटिंग जो ज़्यादा आती है वो विटामिन डी की कमी से आती है। आपका हेयर फॉल विटामिन डी की कमी से शुरू हो जाता है। आपकी स्किन का टेक्सचर डल हो जाता है, और साइकोलॉजिकल इश्यूज विटामिन डी की कमी से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अदर दैन आज के टॉपिक के हवाले के अलावा भी विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है। आपके बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट से लेके उनकी हाइट तक विटामिन डी के मरहून मिन्नत है अल्लाह की ज़ात के बाद। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि स्वेटिंग जिनको बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स मीन कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हो सकती है। आप ये बताइएगा कौन सी आदत हैं जो हम अपना के, अगर हमारी हड्डियां जो हैं कमज़ोर हैं और हम उन आदतों से लाइल्म हैं कि भाई हमें हमारी जो डेली रूटीन है उसमें ये सब नहीं करना है? दो तीन चीज़ें। एक तो देखें, हमें बैलेंस डाइट, हम आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा से खुराक की तरफ चले गए। ग़िज़ा हर वो चीज़ जो जिस्म के लिए मुफीद है उसे ग़िज़ा कहते हैं, न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं। हम चले गए फूड्स पे। फूड्स क्या है? हर वो चीज़ जो खाई जा सकती है, वो मुज़र है, वो सेहतमंद है, फ़ायदेमंद है। हर चीज़ जिसका टेस्ट है उसको हम फूड कहते हैं। जैसे फूड एडिटिव्स आ गए, तो हमने नेचुरल जूस से आर्टिफिशियल पे आ गए, और उसके बाद ओवरकुक्ड चीज़ें हैं, तो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहा ईटिंग का। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, जैसे हमारा मिल्क इंटेक बहुत कम हो गया है। बिल्कुल। उसकी वजह है कि हमारे एक तो मिल्क की क्वालिटी बहुत कंट्रोवर्शियल है, उसमें मिलावट का जुज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे घरों में अमूमन अक्सर जानवर होते थे, हर घर में एक भैंस होती थी गाँव की ज़िंदगी में। अब शहरों में आके ये सहूलत नहीं रही, तो हम दूध खरीदते हैं जिसमें मिलावट के अंसर की वजह से, या वो उसकी जो सेहत के मुताबिक उसका लेवल होना चाहिए, उसकी पीएच कैसी है, तो वो बहुत सारे लोग दूध से दूध चले गए। फिर हमारे एक बहुत ज़्यादा रुझान है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, और फिर एक हम कम्बिनेशन करते हैं दूध सोडा हम पीते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे ही जैसे मैं कहता होता कि हम एसी भी चला दें और हीटर भी चला दें, तो आपको बिजली का बिल तो बहुत सारा आएगा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। अच्छा। तो ये जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं इन्हें कहते हैं कैल्शियम रॉबर्स। तो हम जो पी लेते हैं वो जायका है और उसमें से कैल्शियम निकल जाता है। हमारे तो बड़ा ट्रेंड है, खासतौर पे रमज़ान में जब अफ्तारी का वक्त होता है तो हर घर में ये सोडा तो ज़रूर बनता है ना, ये दूध सोडा। इवन चाय जो हम बनाते हैं उसमें भी आप पहले कावा पकाएं और फिर उसमें दूध ऐड करें। हम जो दूध पत्ती के चक्कर में कि शायद इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो जो फ्लोराइड्स हैं जो पत्ती में होते हैं वो कैल्शियम को बाउंड कर लेते हैं। इस तरह हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अपने कैल्शियम के कॉन्टेंट को बेहतर कर सकते हैं। हम दूध के इस्तेमाल से, मछली के इस्तेमाल से, खजूर के इस्तेमाल से, पनीर के इस्तेमाल से, और मुनासिब सूरज की रोशनी और एक चंद बुनियादी एक्सरसाइजेज से सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सूरज की रोशनी तो आजकल है ही नहीं है ना, हमारे घरों का कुछ इस तरह से बन गया हुआ है कि हमने स्ट्रक्चर ऐसे बन गए हुए हैं कि उसमें सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। दूसरा ये कि हम इतना यूज्ड हो गए हुए हैं आसाइशों के, जैसे हमने अगर सीढ़ियों पे चढ़ना है तो लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये बड़ी दिक्कत होती है। फिर हम लोग हर वक्त मोबाइल, टैब, इन सब चीज़ों में, कोई एक्सरसाइज नहीं है। कुछ वर्जिशें ऐसी भी हैं जो अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो उससे भी हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, या फिर सिर्फ ये एक मिथ है? देखिए,
वर्जिश तो हर वो एक्टिविटी जो जिस्म के लिए मुफीद हो वो एक्सरसाइज है, और हर वो एक्टिविटी जो जिस्म के लिए मुफीद नहीं है वो एक्सर्शन है, काम है। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिथ ये है कि डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन घर का काम करती हूँ तो ये एक्सरसाइज है। मैं उन्हें कहता हूँ एक्सरसाइज और काम काज में फ़र्क ही होता है कि काम के बाद आप थकते हैं, एक्सरसाइज के बाद आप फ्रेश होते हैं। तो एक्सरसाइज एक बुनियादी वो मूवमेंट्स हैं जिससे बॉडी को फ़ायदा होता है, हमारे जिस्म के ऊपर पॉजिटिव वर्कलोड पड़ता है, हमारे दिल की धड़कन, हमारे जिस्म के अज़ा इस तरीके से मूव करते हैं कि उनको नुकसान कोई नहीं पहुंचता, उनकी सेहत बेहतर होती है। तो उसके लिए आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, हमारे इंटरनेट पे बहुत सारी मुफीद एक्सरसाइजेज़ हैं। यंग एज में मैं कहूँगा कि अगर हमने हड्डियों को बचाना है तो आपकी एज ऐसी एज है जिसमें अपन बोन मैस डेवलप करें। आप जो ही 60s 50s के बाद जाते हैं फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट तो कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो आपको यंगर एज में कोई ना कोई हाफ एन आवर की एक्सरसाइज, आप स्किपिंग कर लें, आप रनिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, जनरल वॉक कर लें। अगर आपको घुटनों के मसाइल नहीं हैं तो ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद हो सकती हैं। धूप के लिहाज से आपने कहा सुनहरी धूप, बहुत सा लफ्ज़, तो वो है जो आपके जिसमें मतलब पीक आवर्स में हम ना लें धूप को, क्योंकि उसमें आपका जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके नुकसान, यानी अर्ली मॉर्निंग में और या इवनिंग की धूप है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसका कोई एक घंटे का भी आप एक्सपोजर ले लें। अगर आप नहीं भी ले सकते तो अपनी डाइट से कवर कर लें, डाइट से भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप अपनी किसी प्रेपरेशन से ले लें जो विटामिन डी कैप्सूल की शक्ल में, कतरों की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में अवेलेबल है, और आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे से उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, अलामात, अगर हड्डियाँ किसी की बॉडी में कमज़ोर हो रही हैं तो उसकी अलामात किस तरह से ज़ाहिर होना शुरू हो सकती हैं? हम कैसे मतलब मालूम कर सकते हैं कि हमें हड्डियों का खुदा न खास्ता कोई मसला हो? हड्डियों के दो मसाइल हैं, एक है हमारा क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर और एक क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में है कि बोन कंटेंट कम हो रहा है जी, और क्वालिटी में है कि बोन की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स होता है, तो बच्चों में अगर वो जल्दी थक जाते हैं, पट्टों में दर्द की शिकायत करते हैं, हड्डियों का दुखना या जल्दी उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाना आम सी चोट के बाद, और उनके दांतों का कलर चेंज हो जाना और हड्डियों में टेढ़ापन आ जाना, ये अलामत हैं जो बच्चों में रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया को शो करती हैं। और बड़ों में ओल्ड एज में यही डिजीज़ ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है, जिसमें बोन के अंदर कैल्शियम शायद इतना इफेक्ट नहीं होता लेकिन बोन का मैस ओवरऑल उसकी मिकदार कम हो जाती है और हड्डियाँ जल्दी से टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसकी अलामत अमूमन बच्चों में तो वाज़ेह होती हैं, बच्चों में पढ़ाई में अदम दिलचस्पी और उनकी ग्रोथ कम हो जाना, उनकी मूवमेंट कम हो जाना, पेट का फूल जाना, हड्डियों का टेढ़ा होना, आपकी हाइट कम हो जाना, जल्दी हड्डियों में दर्द होना और आम फ्रैक्चर्स जो कि आम चोटों में नहीं होते उनका जरिए फ्रैक्चर का हो जाना, ये अलामत है बच्चों में। ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट किलर कहा जाता है। ये इसकी अलामत अमूमन नहीं होती लेकिन चंद चीज़ों से हम गैस कर सकते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। बहुत तेज़ी से वजन कम हो रहा है, अच्छा, आपकी हाइट कम हो गई है, कुबड़ा पानी हाइट कम हो जाती है बिकॉज वी लूज बोन मैस। तो आपकी बोन आपके वर्टिब्रा की एक हाइट है हमारी जो मेन ये श्रिंक होना शुरू हो जाती है। आपका बहुत तेज़ी से वजन कम हो रहा है। स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे मुल्क में, स्टीरॉइड के इस्तेमाल से ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है। ज़रा सी दर्द होती है कहीं बॉडी में, हम कहते हैं पेन किलर खुद ही ले लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि हिस्टेक्टमी के बाद बहुत सारी फीमेल्स को किसी इशू की वजह से अगर यूट्रस रिमूव हो रही है तो उनको अपनी प्रिवेंशन करनी चाहिए। अगर आपका जल्दी मीनोपॉज हो गया है उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आपका बॉडी मैस अच्छा नहीं है, आपका इंटेक अच्छा नहीं है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। फिर आपको जल्दी थकावट हो जाना, आपकी भूख में नुमाया कमी, ऐसी अद्विया जैसे स्टीरॉइड्स हैं या सर्टन ब्लड थिनर्स हैं, हेपरिन्स वगैरह, इनसे हमारे ऑस्टियोपोरोसिस का अमल तेज़ हो जाता है। अच्छा, आपने स्वेटिंग का कहा, ये स्वेटिंग जो है ये किचन में काम करने वाली ख़वातीन या फिर जो बाहर काम करने वाले मर्द हजरात होते हैं जिन्होंने धूप में निकलना है, उसमें आप मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि स्वेटिंग की कौन सी वाली आप कह रहे हैं कि हम अगर एसी में बैठे हैं हमें पसीना आ रहा है तो दैट इज उन कंडीशंस जिनमें पसीना नहीं आना चाहिए, मसला हम पंखे के नीचे बैठे हैं या हबस का मौसम नहीं है और फिर भी आपको स्वेटिंग आ रही है, तो वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। तो सर्दियों में भी पसीना, सर्दियों में भी आता है। उनमें दो तीन रीजंस होती हैं। थायराइड, उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, थायराइड उनका तेज हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म। तीसरी रीजन जो है ना वो विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो अगर पहली दो वजह नहीं है तो और आपके जिस्म के अंदर बाकी अलामत हैं तो आप विटामिन डी की कमी को जहन में रखते हुए एक मुनासिब डोज से इस मसले से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से हमारी जॉब है, बल्कि आजकल ऑफिस में जॉब ज़ाहिर है ज़्यादातर बैठ कर करने वाली होती हैं, बैठे रहना है आपने ज़्यादा आवर्स तक, एसी में रहना है आपने हर वक्त, एसी की डायरेक्ट थ्रो है आपके ऊपर और एसी के से बाहर आप निकलते हैं, तो हमारी रूटीन ऐसी हो गई हुई है। उसके आप बताइए कि उसके लिए कितना वो हमें इफेक्ट कर सकता है, एसी ज़्यादा देर तक बैठे रहना, चलना कम, वॉक कम करना।
देखिए सहल पसंदी की तरफ हम चले गए, जिसमें से एयर कंडीशनिंग है, हमारी इंडोर टांगों में बहुत दर्द होता है, तो आप अपने आप को एक्टिविटी की तरफ से लेके जाएं। अपने आप को हाफ एन आवर कोशिश करें उस नेचुरल इन्वायरमेंट में, छत पे चले जाएं, सहन में आ जाएं, कुछ ना कुछ अपना टाइम उस दौरान ज़रूर अपना स्पेंड करें जहां आप क्लोज टू नेचर हो। सुबह की वॉक कर लें, सूरज की रोशनी के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए भी है। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक पॉजिटिव एक्सरसाइज, जैसे लोग स्पेस में जब जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को नहीं ले सकते, तो वो साइकिलिंग या ऐसी मशीनी एक्सरसाइजेज करते हैं जिससे उनकी हड्डियों के ऊपर ऐसे मुनफी असरात नहीं आते। तो आप इंडोर एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जो कि अब हर जगह इंटरनेट की वजह से डाउनलोड हो जाती हैं तमाम एक्सरसाइजेज। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से तो अपने अंदर बुनियादी खुराक में नेचुरल एयर और नेचुरल सन के एक्सपोजर और विटामिन डी और एक्सरसाइज से आप इस मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, इस वक्त न्यू पाकिस्तान के जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे अगर खुदा न खास्ता किसी की हड्डियों में दर्द है, हड्डियों का मसला है, थ्रू विटामिन सप्लीमेंट्स क्या सजेस्ट करते हैं आप? डाइट कौन सी किस तरह की लेनी चाहिए? अगर विटामिन हैं तो वो हमें किस तरह के लेने चाहिए, सोच समझ के? ज़ाहिर एक तो यह कि आपको प्रोपोर्शन पता होनी चाहिए। हमारी 3 बुनियादी ग़िज़ा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी प्रोटीन्स हैं और हमारे इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मेजर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स होती हैं, और इनके रेशो को आप इस तरह रखें कि अगर तो आपके अंदर ओबेसिटी नहीं है तो आप मेन कार्बोहाइड्रेट्स लें ज़्यादा, जैसे रोटी चावल नाश्ता है, ऐसी चीज़ें हैं, और कुछ 1/3 आप प्रोटीन्स लें, और उसके बाद कोई 10 to 20% आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं। आपका कम्बिनेशन होना चाहिए, जो भी आप खाना लें उसमें जूसेस आप कम लें, ज़्यादा फ्रूट्स, सैलड्स, प्रोटीन्स, 1 अंडा रोज का खाएं, 1 खजूर जरूर होनी चाहिए। और ये ऐसी छोटी को बहुत बड़ी साइंस हम लेते हैं तो लोग कहते हैं नहीं बीपी हाई हो जाएगा, बीपी की वो जी। हमारे यहाँ हर चीज़ को लेके एक मिथ है कि मतलब खुद से ही आपको लोग जो है वो रिकमेंड करना शुरू कर। मैं हमारे यहाँ एक ये वैसे रुझान है, आपने बिल्कुल सही कहा मदिया, कि हमारे यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे, वो मेडिसिन का पहले पूछेंगे नहीं, वो कहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो हमारी एक नेगेटिव अप्रोच है। खुराक में भी हम उन चीज़ों को देखें कि इससे मसला क्या हो सकता है जी। आप पहले उसकी अफादियत देखें। देखिए, आप किसी भी चीज़ के बैलेंस से बाहर जाएंगे तो वो नुकसानदेह होगी, लेकिन हर मेडिसिन मैं लोगों से कहता हूँ इंसान को मारने के लिए नहीं होती, और हमारी खुराक के बैलेंस से हम इस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मसलन हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ज़रूर लें, 1 अंडा ज़रूर लें, 1 गिलास दूध का है। गर्मियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एयर कंडीशनिंग है, अब तो हर जगह हालात अच्छे हैं। और जिन ले सकते हैं जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, सिर्फ नमक का इस्तेमाल कम रखें। अच्छा, चिकनाई या मुरगन ग़िज़ाएँ जिनमें बहुत ज़्यादा मसाला जाता है उनको कम लें। फ्रूट्स और सैलड्स का एक पोर्शन होना चाहिए। अक्सर तो हम बस रोटी पे टूट पड़ते हैं, हम ना सैलड्स लेते हैं। आप देखें 3 सर्विंग 5 सर्विंग खाने, 7 सर्विंग, उनमें क्या होता है? 3 तो मस्ट है, रोटी खानी, सालन खाना, उसमें हमारा मेन चंक उस पर आ जाता है जो फूड है। हम एसेसरीज जैसे सैलड्स है, योगर्ट का इस्तेमाल है। अच्छा, सर्दियों में आप मछली के इस्तेमाल से और पनीर के इस्तेमाल से अपने आप को इन तमाम बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा से मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। अच्छा, आप जो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है म्यू हॉस्पिटल में, आप उसके इंचार्ज भी हैं, तो एमरजेंसीज में जितने भी केसेस आते हैं वो ज़्यादातर किस नौइयत के होते हैं? एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और जो इंजरीज लाई जाती हैं आपके पास, इस बारे में मैं बताइए। देखिए, हमारे बहुत सारी चोटों के पीछे जो अल्लाह तवक्कल काम चला रहे हैं ना, हम इशारों पे नहीं रुकते, ठीक है ना, हम कानून को फॉलो नहीं करते। हमारी ड्राइविंग लाइसेंस पॉलिसी को अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, वो उस टेस्ट से गुजरते ही नहीं। आप पूरी दुनिया में जाएं, लंदन, अमेरिका, ड्राइविंग लाइसेंस लेना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। उसकी वजह से आपके वो स्किल्स बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो गैर मुहतात रवैया है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। यही गैर मुहतात रवैया हमारा इंडस्ट्री में भी आता है। काम करने वाले प्रेस मशीन अपना हाथ आ जाता है, सारी उम्र के लिए हाथ बेकार हो जाता है। तो सेफ्टी मेजर्स हमें बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे ना सिर्फ महकमा सेहत के ऊपर जो हमारा वर्कलोड है, देखिए अब दुनिया प्रिवेंशन पे चली गई है। हार्ट अटैक से बचाव बेहतर है बनिस्बत हार्ट अटैक के इलाज से। कैंसर से बचाव ज़्यादा आसान है बनिस्बत कैंसर के इलाज से। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव बेहतर है बनिस्बत ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज से। इसी तरह एक्सीडेंट से बचना बेहतर है। एक्सीडेंट होने के बाद तो आपको अगर हेड इंजरी होगी तो मौत वाक़ई हो सकती है। और बाइक्स वाले स्पीड कंट्रोल नहीं है, इशारों पे नहीं रुकते। और दूसरा, हमारे अंदर आगाही और एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं। और उन जगहों पे जहां हम अपनी सेहत को एट रिस्क डाल देते हैं, अपनी फैमिली को। देखें, एक मोटरसाइकिल सवार अगर एक्सीडेंट का शिकार होता है तो ना सिर्फ वो मुतासर होता है, उसकी फैमिली मुतासर होती है, सोसाइटी मुतासर होती है, क्योंकि वो एक कुछ अरसे के लिए बोझ बन जाता है हेल्थ सिस्टम के ऊपर। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं।
एमरजेंसी में हमारे ज़्यादातर एमरजेंसी में एक्सीडेंट्स आते हैं, उसके बाद हमारे आ जाते हैं जैसे हार्ट अटैक्स आ गए, उसके अलावा एमरजेंसीज आ गई जैसे हमारे जिगर दिल उनके मामला, जिसमें शुगर लो हो जाना, शुगर हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। इसके अलावा मुतद्दी अमराज हैं जैसे चिकन मॉन्की पॉक्स आ गया, चिकन पॉक्स है, सही कोविड, इस तरह की चीज़ें आती अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे जाते जाते ये भी कमेंट जानना चाहती हूँ, आपके लेना चाहती हूँ कि कैंसर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है हमारे, और उसमें ख़ासतौर पे हड्डियों का कैंसर जो है वो भी देखने में बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। इसकी क्या मेन कॉज क्या है? हमें अपनी डाइट में किन चीज़ों को निकालना है, किन को ऐड करना है, अपनी रूटीन को बेहतर करना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, किससे हम बच सकें? देखिए, कैंसर के लिए तो विरासती तौर पर अमूमन मतलब हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो वो डिसेंडेंट्स ऑफ ये विरासत है, तो जेनेटिक्स हम चेंज नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल में मैंने कहा कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है। एडिटिव्स जितने भी है ना, एडिटिव्स सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ गए, ये जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक्स हो सकते हैं। प्रिजर्व्ड फूड, उसके बाद माइक्रोवेव में जो हम खाना गर्म करते हैं उससे बहुत ज़्यादा चीन, खासतौर पे केन फूड है, उसको आपने प्रिजर्वेटिव में डाला हुआ है, फिर आपने माइक्रोवेव किया तो उसकी वजह से इंटरेक्शन है। थर्मोपोर के जितने भी चीज़ें हैं ना, उनके अंदर फूड गर्म ना करें, उससे कार्सिनोजेंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जैसे हम इंडोर है, कैमराज हैं, चीज़ें चल रही हैं, लाइट्स हैं, तो इनमें आपको रिस्क आ सकता है। कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनको हो सकता है, जैसे एक्सरे में काम करने वाले हैं, उसके अलावा ये जो कोल का काम करते हैं सड़कों पर, इनको कैंसर के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर फैसल मसूद साहब जी, माहिर आर्थोपेडिक सर्जन, आज हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की हड्डियों के जितने भी अमराज हैं उनसे बचने के लिए क्या तदाबीर अपनाई जा सकती है ताकि इनसे दूर रहा जा सके। अभी न्यू पाकिस्तान में एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये टीम न सिर्फ अपने तजुर्बात बल्कि नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का भी मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। इस मैच में पाकिस्तान की फाइनल 11 में कप्तान शान मसूद, साउद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, अली मोहम्मद, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सायम अयूब, सलमान आगा और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। कप्तान शान मसूद इस बार पहली मरतबा होम सीरीज़ में टीम की क़यादत करेंगे और उनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज पहला टेस्ट रावलपिंडी में शुरू हो रहा है, जबकि दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच 30 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये सीरीज़ दोनों टीमों के लिए अहम है और हर एक की कोशिश होगी कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। इस हवाले से हमने अपने शो में आपको तमाम तर बात करेंगे और हमारे साथ शो में आज स्टूडियो ख़ास तौर पे हमने ज्वाइन किया है ताबिश मीर साहब ने, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं, उनसे हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हम बात कर लें तो बांग्लादेश के खिलाफ आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैदान में उतरने जा रही है और इस मैच की तमाम तर अपडेट्स जो हैं हम आपको न्यू के प्लेटफॉर्म से लम्हा ब लम्हा देते रहेंगे। और कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है और दोनों टीमों के हवाले से हमने आपको बताया कि कौन सी सिलेक्शन की गई है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, जिसमें पहले टेस्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आज मैदान में उतरी है पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ। और इसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, नसीम शाह हैं, सायम अयूब हैं, सलमान अली आगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी इसमें शामिल हैं। और देखते हैं आज किस परफॉर्मेंस का, किस टीम स्पिरिट का मुजाहरा किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। ताहम जो सिलेक्शन की गई टीम का जो इंतखाब है अब वो मेरिट पर किया गया और बहुत अच्छी टीम की सिलेक्शन की गई है। और ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज पहला टेस्ट मैच जो है ये रावलपिंडी में खेला जा रहा है और दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच 30 अगस्त को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम है और हर एक की कोशिश होगी कि वही विन करे। ताहम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है इनका स्पिरिट जो है काफ़ी इस वक्त जो है वो कह रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज दोनों क्रिकेट टीमें जो है मैदान में उतरने जा रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। और ये जो 11 रुकनी टीम है इसके हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे अपने शो में। ताहम इससे पहले हम बात कर रहे थे, आपको आज मिलवाएंगे अपने शो में हम स्क्वाश
चैंपियन की जो माहिर खिलाड़ी हैं मानूर अली हमारे साथ होंगी। पहले भी न्यू के इस प्लेटफॉर्म से हम पेशावर की 3 बहनें जिनमें महविश अली हैं, मानूर अली हैं, सहरिश अली हैं, अपने शो में इनको मदऊ कर चुके हैं। ये तीनों बहनें स्क्वाश में चैंपियन बनकर ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन कर चुकी हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि उनका स्पिरिट कैसा है, क्योंकि इनकी जो सबसे छोटी बहन है इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, मानूर अली, जिन्होंने अपनी गैर मामूली महारत और मेहनत से सबको हैरान कर दिया। मानूर हमारे साथ है। मानूर, आपको अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो मानूर हमें ये बताओ कि जो तैयारी की थी, जो टेक्निकी महारत का जिस तरह से आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर मुजाहिरा किया है, किस तरह से तैयारी की? तैयारी इसके लिए हमारी बहुत मेहनत की थी, फिजिकल ट्रेनिंग और हमारी कोर ट्रेनिंग। तो इससे पहले हमने बहुत 3 महीने इसके लिए मेहनत की थी। तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत टफ ट्रेनिंग हुई, उसके बाद जाके गोल्ड मेडल मिला। ठीक है। और जो फैमिली मेंबर्स हैं दीगर, और किसी किस्म की कोई चैलेंजेस, कोई मुश्किलात जिस वक्त आप तैयारी कर रही थी, खेलने जा रही थी यहाँ पर, और जब वहाँ आप गई तो वहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस थे आपको? मुश्किलात किस तरह की थी? मुश्किलात तो बहुत थी, ट्रेनिंग में बहुत मुश्किलात थी, तो गर्मी भी बहुत थी, लेकिन हमने सब मैनेज कर लिया और स्टडीज भी थी, तो सबको मैनेज करके एक साथ जाके फिर हम जाके कहीं जीते हैं और आगे भी इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा मानूर, आपकी जो हालिया कामयाबियां हैं, इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा किसने अप्रिशिएट किया है फैमिली में? किसकी ज़्यादा सपोर्ट रही है आपको? अगर हम पेरेंट्स की बात करें, वालिदैन की, तो उनमें दीगर जो आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, सबसे ज़्यादा आपको हौसला किसने दिया है? सबसे ज़्यादा हौसला मेरे पेरेंट्स ने, मेरे स्पॉन्सर ने, बार्ट फाउंडेशन ने, और मेरे जो फ्रेंड्स सारे, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया मेरे हर मैच में। सबको थैंक यू करना चाहूँगी, सब आगे भी सपोर्ट करें। ठीक है मानूर, ये जो टेक्निकी महारत है आपकी, जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है, ये टेक्निकी महारत और खेल के हवाले से आप अपने कोचेस और जिन्होंने आपकी तरबियत की है उस बारे में भी हमें कुछ बताओ। क्या मतलब किस तरह से तरबियत हासिल की, किस तरह से आपकी ट्रेनिंग हुई? ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत टफ हुई, और मतलब मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स कम हुई, और मैचेस खेल के मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बहुत नए नए प्लेयर्स मिले, और मैं सबको इसको भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ ट्रेनिंग की, और मैं अभी इंशाल्लाह ट्रेनिंग कर रही हूँ, और आगे भी मेरे जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं अपकमिंग, उसके मुझे बार्ट फाउंडेशन सपोर्ट कर रही है, उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म। ठीक है मानूर, ये ट्रेनिंग की रूटीन क्या है आपकी? सारे दिन में कितना टाइम निकालती हैं ये आप ट्रेनिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए? मानूर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो टेक्निकी महारत है और किस तरह से उन्होंने आलमी सतह पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मानूर सुन रही हैं तो बताइएगा, आप डेली अपनी जो रूटीन है इसमें कितने घंटे निकालती हैं इस प्रैक्टिस के लिए और ट्रेनिंग के लिए? ये जी पेशावर की 3 बहनें हैं जिनको हम न्यू के इसी प्लेटफॉर्म से पहले भी इनको बुला चुके हैं, और 3 बहनें जिनमें महविश अली, मानूर अली और सहरिश अली हैं अपने शो में, जिनको आज मानूर को जिनसे हम बात कर रहे थे। ये तीनों बहनें स्क्वाश में चैंपियन बनकर ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन कर चुकी हैं। लेकिन आज हम इनसे बात कर रहे थे कि सबसे छोटी जो इनकी बहन है मानूर, गोल्ड मेडलिस्ट, इसने अपनी गैर मामूली महारत और मेहनत से सबको हैरान कर दिया है। मानूर अली जो अभी सिर्फ 11 साल की हैं, इन्होंने हाल ही में एशियन जूनियर स्क्वाश रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करके अपनी चमकदार कारकर्दगी का लोहा मनवाया है। लेकिन इस कामयाबी के साथ ही मानूर ने सिंगापुर जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन किया। और इस तरह के हम कोशिश करते हैं कि अपने न्यू के इस प्लेटफॉर्म से उनको मदऊ करें और उनकी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप भी जाने, उनको अप्रिसिएशन भी मिल सके कि अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किस तरह से करते हैं। अभी हम बात करेंगे जी इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से, और ये आपके साथ इंटरनेट सर्विस तो पूरे मुल्क में डाउन है, लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा हेल्दी एक्टिव करने के लिए भी कुछ करना चाहिए, और इसमें हम बात कर लेते हैं फलों के हवाले से। फल जो है वो खाने के कई फ़वाइद हैं। हालिया तहकीक से बात सामने आई है कि यौमिया 3 से 4 फल अगर हम डेली खा लेते हैं तो हमारा डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और हम
ज़्यादा जल्दी बूढ़े भी नहीं होते हैं। ये एक नई तहकीक सामने आई है, नया इंकशाफ सामने आया है। तिब्बी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक कहा जा रहा है सिंगापुर में 20 साल तक की ये रिसर्च है, और इस रिसर्च में कहा गया है कि अधेड़ उम्री यानी 30 साल की उम्र के बाद फल खाने से डिप्रेशन से बचा जा सकता है। तहकीक के दौरान माहिरीन ने 1993 से 1994 तक तकरीबन 14,000 अफराद में डिप्रेशन की सतह और उनकी यौमिया फलों के इस्तेमाल को जांचा है और इन अफराद में ज़्यादातर उम्र जो है 50 साल के करीब थी। माहिरीन ने 2014 में तमाम रज़ाकारों से दोबारा रब्ता किया और फिर इनसे पूछा कि डिप्रेशन जो है वो किस हद तक इनका पहुंच चुका है। और रिसर्च के दौरान जितनी भी तहकीक की जा रही थी, इन लोगों को इनको फल दिए गए, इनसे जाना गया कि फल खाएं। इनकी जो डाइट थी उसमें ज़्यादातर फलों को रखा गया। फल खाने के बाद ये जो जितने भी बूढ़े अफराद थे उनको फिर चेक किया गया, उनका टेस्ट किया गया कि ये जो रेशो है 50 से 70 और 80 साल के दरमियान ये लोग जो हैं अगर फल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें डिप्रेशन कम हुआ है या वही उसका एवरेज जो है उनमें पाई जा रही है। लेकिन हैरान कुन जो रिसर्च के नताइज हैं वो सामने आए कि अगर हम डेली अपनी रूटीन में 3 से 4 फल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारा डिप्रेशन जो है वो कम हो जाता है। इस तहकीक का जो है वो बहुत 20 साल पहले एक तहकीक की गई थी और उससे मुवाजना किया गया तो ये बात सच साबित हुई और ये बात सामने आई कि वाकई ऐसा होता है कि रूटीन में अगर हम अपने फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और यौमिया 3 से 4 या फिर एक फल, अगर 3 से 4 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात सबके सामने ही है, अगर आप एक फ्रूट भी डेली खा लेते हैं तो एक फ्रूट खाने से भी आपका 34% डिप्रेशन लेवल जो है वो कम हो जाता है। और कितनी अच्छी बात है, आप फ्रूट सस्ते भी होते हैं, सीजनल फ्रूट्स बहुत सस्ते भी होते हैं, वो लीजिए और वो खाइए और अपना जो डिप्रेशन लेवल है उसको कम कीजिए। जो एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, माहिरीन कहते हैं जी केले खाएं, आप तरबूज खाएं, आप माल्टे खाएं, आप पपीता खाएं। पपीता तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि यौमिया 3 से 4 फल खाने वाले अफराद में ज़ायद उम्री में भी डिप्रेशन की सतह को कम किया जा सकता है। तिब्बी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक सिंगापुर में 20 साल तक ये तहकीक की गई और इस तहकीक ने ये जाहिर किया कि ख़ास तौर पर जो अधेड़ उम्र के यानी 30 साल की कम उम्र के फल खाने से डिप्रेशन जो है वो कम होता है। तो आप फल ज़रूर खाइए, आप खाना जो है उसको कम कर दीजिए और देखिए फिर आपकी बॉडी पर कितने पॉजिटिव उसके असरात जो है मुरतब होते हैं। मतलब अगर आप फल ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोटी का इस्तेमाल कम करते हैं तो बड़ा पॉजिटिव एक चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी में आप खुद नोट करेंगे। तो फल खाइए, अपने आप को हेल्दी बनाइए और ये जो रोटी आटा बहुत महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये फलों की तरफ आ जाएं। सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स बहुत सस्ते होते हैं। जब सीज़न आता है हमारे यहाँ फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके रेंज में भी आ जाते हैं। उनको ख़रीदिए, खाइए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। रोटी, सालन, चावल और ये चीज़ें जो है अपनी अगर रूटीन से आप कम कर देते हैं तो आप यकीन कीजिए आप ख़ुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया और ख़ुद को आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे और बड़ा हेल्दी और एक्टिव भी फील करेंगे। न्यू पाकिस्तान में अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ नई स्टोरीज के साथ। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में भी आपको अपडेट करें न्यू पाकिस्तान में। तो सेनेटर इरफान सदीकी ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और बानी PTI के दरमियान ताल्लुकात और 9 मई के वाक़यात पर रोशनी डाली है। उन्होंने मजीद वजाहत की है कि 9 मई को फौजी मकामात पर होने वाले हमले सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फौजी ऑपरेशन थे और इसके पीछे एक मनसूबाबंदी की गई थी जिसमें फैज़ हमीद का ज़ाती मुफाद शामिल था। सेनेटर इरफान सदीकी मजीद कहते हैं कि साबिक DG ISI की गिरफ्तारी के बाद बानी PTI का ये खदशा दुरुस्त साबित हो सकता है कि उनका 9 मई के हवाले से मुकदमा फौजी अदालत में चल सकता है। सदीकी साहब का कहना है कि इमरान खान को 9 मई की साजिश और इसमें शामिल अफराद के बारे में मुकम्मल इल्म है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है और IMF के साथ मुआहदा एक मजबूरी थी। उनका कहना था कि मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। मज़ीद बारह जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज निमर रहमान ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में कहा है कि अगर किसी ने हदूद पार की है तो उन्हें अपने दायरे में रहना होगा।
उनका कहना है कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए जमहूरी रवैया अपनाना ज़रूरी है। ये एक अहम खबर दी जा रही है आपको कि कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब करने का फैसला हो चुका है और इसकी समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भेज दी है। आज शाम 5 बजे होने वाले इस अहम इजलास में कुछ अहम फैसले मुल्की सियासी सूरत हाल को लेकर के किए जाएंगे वफाकी काबीना की जानिब से, और समरी जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। ताहम जो ताने बाने मिल रहे हैं वो फैज़ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बानी PTI के साथ, और फिर उसके बाद वो ताने बाने और जो सानहा 9 मई है उस सानहा 9 मई के हवाले से कहा जा रहा है कि अब साकिब निसार साहब जो हैं उनका भी ताल्लुक़, उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को एडमिट किया है कि उनके जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के साथ रवाबित थे। ताहम उन्होंने कहा कि 9 मई सानहे के साथ उनका किसी भी तरह से कोई ताल्लुक नहीं है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मुझे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए इनविटेशन भेजा था, मैं गया था, मैंने उनकी बेटी की शादी में शिरकत की थी, और जब मैं शुमाली इलाका जात की सैर करने गया था तो वहाँ पर भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब से मेरे लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे प्रोटोकॉल दिया था और मेरे लिए काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा इस ज़ाती ताल्लुक़ के अलावा और कोई ताल्लुक़ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ नहीं है, और सानहा 9 मई से वो इनकार करें। ताहम उन्होंने 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आने का कह दिया। अब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो उसके बाद जो सूरत हाल होगी, ये जो खुद एहतसाबी का फ़ौज का अमल है, अब इसका दायरा कार जो है वो किन किन इदारों तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अब बानी PTI की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी की बातें किए जाना और उनकी लीडरशिप की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि मुतादिद केसेस के सिलसिले में वो अडयाला जेल के अंदर हैं, और बानी PTI की जानिब से फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक़ के हवाले से ये कहना कि फैज़ हमीद के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था और वो एक सरमाया थे जिनको कि ज़ाया किया गया पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल इस वक्त ख़ुद एहतसामी का एक बड़ा अच्छा अमल जो है वो शुरू हो चुका है और एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज दिया गया है हमारे इदारों की तरफ से, हमारी पाक फ़ौज की तरफ से, कि मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले और मुल्की अमन को सबूताज करने वाले जितने भी अनासिर हैं उनको हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और माफ़ी तो हरगिज़ नहीं मिलेगी। इससे पहले 12 मुज़ाकरात की बात भी की गई और कहा गया बानी PTI की तरफ से कि मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं करेंगे। उन्होंने इशारतन, उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन्होंने हर तरह से कहा कि वो किसी सियासी पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ताहम आर्मी चीफ अगर उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उनके लिए बातचीत करने को वो तैयार हैं। ताहम मुल्क की तारीख की इस बड़ी जो गिरफ्तारी है खुद एहतसाबी का अमल है और जो फील्ड कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, इसके बाद अब बानी PTI जो हैं उनके लहजे में क्या कुछ नरमी आएगी, उनका जो बयानिया है उसमें वो कुछ तब्दीली लाएंगे या फिर वो वही उसी तरह से अपनी बात पर डटे रहेंगे, कायम रहेंगे जिस तरह से पहले उनकी तरफ से किया जाता रहता। हम अब कुछ लड़खड़ाते हुए वो अभी लास्ट टाइम जब अदालत में पेश हुए तो कहा जा रहा है वहाँ पर मौजूद हमारे सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रही थी। उनको नज़र आ रहा था कि अब सानहा 9 मई में मुलव्विस जितने भी अनासिर हैं, शरपसंद अनासिर, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी और जो कोई इसमें मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा और कुछ गिरफ्तारियाँ और इन गिरफ्तारियों के अमल को मज़ीद दायरों तक भी बढ़ाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। शौकत पराचा साहब, ये सेनेटर इरफान सरीकी की जानिब से फैज़ हमीद और बानी PTI के ताल्लुकात पर सवालात उठाए गए हैं, आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जा सकता है? ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, और स्पेशली क्लू तो सब लोग दे रहे हैं जो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी दूसरी वाली, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के हवाले से कुछ लोगों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। और यकीनन जब हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें खुद भी तो आइडिया यही होता है कि पॉलिटिकल नोयत की चीज़ें हैं जो 2-2.5 साल से यानी 10 अप्रैल 2022 के बाद खसूसन और उससे पहले अमूमन ये चलती रहीं। अब टॉप सिटी वाला मामला है वो तो 2017 का मामला है, वो तो पहले ही चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही
पाक फौज ने वो तहकीकात की और इंक्वायरी की रादर। लेकिन जो दूसरी बात है वो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ मिलिट्री एक्ट, वो सीरियस चीजें हैं। और उसी में जो नेक्सस हुकूमत कह रही है, सिर्फ सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नहीं की बात, बल्कि मुतअद्दिद वज़रा ने आकर ये ऑन द रिकॉर्ड बातें की कि ये गठजोड़ था, ये नेक्सस था, ये नेक्सस अब टूट रहा है। तो यकीनन इसका ये यहाँ तक तो मामला नहीं ठहरेगा जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया। ये मामला अब मेरी नज़र में यकीनन आगे बढ़ेगा। सर वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 9 मई के हमलों को टारगेटेड ऑपरेशन कहता हूं मैं। आपको क्या लगता है इस बयान में कितनी हकीकत है और इसके पीछे क्या मुमकिन साजिशें हो सकती हैं? क्या वाकई ताने बाने जो हैं ये बानी पीटीआई को सारी इंस्ट्रक्शंस और ये मिल मिलाकर जो जैसे कहा जा रहा है जमान पाक के अंदर बैठ के मंसूबा बनाया गया और इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी पॉइजनिंग जो है वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तरफ से की जाती रही है? बात यह है कि ये टारगेटेड तो था ना कि अचानक ही एक ही दिन में पूरे मुल्क में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ही हमले करना, वहीं जाकर एहतजाज करना, वहीं जाकर अंदर घुस जाना या घुसने की कोशिश करना। किसी जगह पर वो अंदर घुस सके, किसी जगह पर वो अंदर नहीं घुस सके। मसलन कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस लाहौर को आग लगा दी, अंदर घुस गए। मियाँ वाली बेस में अंदर घुस गए। GHQ के अंदर ना घुस सके, सड़कें बंद थी। और आपको याद है वो ऑडियो भी आई थी कि अगर ये वाली रोड बंद है तो आप दूसरी रोड से GHQ के सामने पहुंचे। और खुद बानी पीटीआई भी कह चुके मीडिया के साथ बातचीत में कि हाँ, GHQ के सामने एहतजाज करने का हमने कहा था, बल्कि ये भी कह गए कि क्या आइन में लिखा है कि ये एहतजाज करना ममनू है। अब ये चीजें तो ऑन द रिकॉर्ड हैं। और सर वो ये भी तो कहते हैं ना, शौकत पराचा साहब, वो कहते हैं कि हमने एहतजाज का बोला था। हमने जितने भी उनके वीडियो मैसेजेस और ऑडियो सामने आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने कारकुनान को कि बाहर निकलें। उसमें कहीं भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि खुदा न खास्ता आप फौजी इमलाक या मुल्की इमलाक पर हल्ला बोलते हैं उनको नुकसान पहुंचाएं। जब लीडर किसी चीज का कहता है तो कुछ फिर आगे इम्पैक्ट भी उसका होता है। मसलन आप कहीं पहुंचा तो दें, कोर कमांडर हाउस के घर के सामने पहुंचा दें और आप फिर तवक्को करें कि जो मुश्तइल हजूम है वो बस बाहर ही खड़ा रहेगा। ये फिर अजीब सी बात लगती है ना कि आप इश्तियाल दिलाएं और कुछ वीडियो जैसे सनम जावेद की वीडियो है कि हम आपको सबक सिखाएंगे, इसका क्या मतलब है? सबक आप सिखाएंगे कि रोड के दूसरी तरफ खड़े होकर आप आ गए। आगे तो मुश्तइल हजूम ने भी कुछ करना होता है। ये मॉब साइकी है और इन सबको जो प्लान कर रहे होते हैं इनको पता होता है कि मॉब फिर क्या करेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात में जो चीजें होंगी वो तो बिल्कुल सामने आएंगी ना। ये मामला ये तो नहीं है कि कोई अंधेरे में हो रहा है अदालतों में मामला। अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलता है तो वो भी तो अल्टीमेटली फिर आएगा सुपीरियर कोर्ट्स में। लिहाजा ये रूल ऑफ लॉ का मामला है, ये लॉ का मामला है, ये फिर। अच्छा, दूसरी बानी पीटीआई ये भी तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को मिलिट्री कोर्ट में पेश करने के बाद उनको वादा माफ गवाह बनाया जाएगा मेरे खिलाफ। उनको ये सारे ये कहाँ से उनको सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं कि पहले से ही वो उनको पता चल जाता है कि अब ये होने वाला है? अच्छा, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि उनको जेल में बैठे हुए कैसे इल्म हो गया कि वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि फिर जो जेल वालों को पकड़ा गया है कि कल जो है 6 लोग कल गिरफ्तार हुए, कुछ और भी गिरफ्तार हुए। इट मीन्स कि फिर जो हुकूमती मौक़िफ़ है फिर दुरुस्त है कि कोई नेटवर्क चल रहा है और यही नेटवर्क को गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये भी इसमें है कि अगर गिरफ्तारी हुई है तो फिर हुकूमत ने या पाक फौज ने बता भी दिया कि तहकीकात जारी हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। यकीनन इन्हीं लाइंस पे ही क्वेश्चन आंसर हो रहे होंगे या होने आगे जाकर। लेकिन देखते हैं फिर नतीजा क्या सामने आता है। अब अगर वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो हम तो क्या साराई नहीं कर सकते ना कि इसका आउटकम क्या होगा। तहकीकात होंगी, तहकीकात में फॉरेंसिक होंगी या जो भी मीन्स हैं दूसरे तहकीकात है, उसके बाद ही कोई ना कोई नतीजा निकलना है।
अच्छा शौकत राजा साहब, ये जो खुद एहतसाबी का एक अमल शुरू हुआ है, अब इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा, आप समझते हैं? अब साबिक चीफ जस्टिस जो हैं साकिब निसार साहब, उनसे भी कड़ियाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा है कि उनके फैज़ हमीद साहब के साथ रवाबित हैं, लेकिन वो साथ ही साथ डिनाई भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 9 मई के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका एक ज़ाती ताल्लुक है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और 5 सितंबर को वापस आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या उनके खिलाफ भी ये घेरा तंग हो सकता है साकिब निसार के? साकिब निसार एतराफ़ करे ना करे, साकिब निसार माने ना माने, इसमें तो कोई शक नहीं है कि साकिब निसार का 2017 के वाक़यात में एक घिनौना किरदार रहा है। जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जितनी इंस्टेबिलिटी आई, उसमें साकिब निसार का बराबर का किरदार है। ये हो नहीं सकता कि साकिब निसार उस प्लान का, उस गेम का, उस नेक्सस का हिस्सा ना रहा हो। लिहाजा ये जो कहते हैं ना कि जाती मरासम है, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाती मरासम का क्या मतलब? आप दोस्तियां पालने के लिए आइन और कानून के साथ खेलते रहे, या आपने कानून और आइन को सामने रखकर जो फैसले किए, मॉनिटरिंग जज बना दिए? कहाँ आज तक पाकिस्तान की तारीख में मॉनिटरिंग जज बनाए? एक चीज थी, एक फैसला हुआ था, साकिब निसार सर्व्ड एज अ टूल, तो लिहाजा साकिब निसार को भुगतना तो पड़ेगा ना। ठीक है, फैज़ हमीद और बानी पीटीआई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में मज़ीद क्या कोई अहम तफसीलात और भी आ सकती हैं? इन तफसीलात का पाकिस्तानी सियासत पर कोई बड़ा असर हो सकता है, आप क्या समझते हैं? असर तो बड़ा हो रहा है ना। ये जो डेवलपमेंट हुई है, एक ISI के साबिक सरबराह की गिरफ्तारी पाकिस्तान में, शायद 90% पाकिस्तानियों के लिए ये एक आम चीज हो, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसी चीज के, इसी फिनोमिनन के इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होंगे। वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होंगे, जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है उस पर भी इम्पैक्ट होंगे। लिहाजा जो प्रोसीडिंग्स होंगी, प्रोसीडिंग्स का जो आउटकम आता रहेगा, उसी के मुताबिक हालात आगे बढ़ेंगे। लेकिन हालात आगे बढ़ेंगे, हालात रुकेंगे नहीं कहीं पर। ठीक है, हालात आगे बढ़ेंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल में अगर मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी खामोश और एक साइड पे होकर तमाम तर सूरत हाल को देख रही है। आपको लगता है कि फ्यूचर में जरदारी साहब की तरफ से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर के? देखिए ना, खामोश तो खैर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब कौमी असेंबली में खड़े होकर ये कहें, यानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये कहें कि अदालत तो समोसे और टमाटर के रेट तक पहुंच जाती है, बात वही जो पहले साकिब निसार के हवाले से हो रही थी, बात तो फिर वही है। और पीपल्स पार्टी तो बजाते खुद बड़ी विक्टिम है इस तरह के गैर मुनसिफाना फैसलों की। 40 साल के बाद अब आकर करार दिया जा रहा है कि अनफेयर ट्रायल था। तो पीपल्स पार्टी तो अपनी जगह पर आप समझ सकते हैं, आपके व्यूअर समझ सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का इस पूरे सिनेरियो में क्या पर्सपेक्टिव है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत खड़ी है। मैं नहीं समझता कि हम कोई, अगर आपका इशारा इस तरफ है तो पीपल्स पार्टी को ऐसा सोच रखेगी। इत्तेहादियों में भी बातचीत चलती रहती है। अभी तो देखे ना, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कल बात कर दी, उन्होंने कहा हम किसी अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब तो सूरत हाल और ज्यादा क्लियर हो गई। जो PTI के अंदर एक खुशफहमी थी कि एक दिन मौलाना फजल रहमान के कंधे पे वो रखकर बंदूक चलाएंगे और रेस्क्यू हासिल करेंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने तो कल अपना कंधा देने से इनकार कर दिया। ठीक है, मौलाना ने कंधा अपना देने से इनकार कर दिया, लेकिन मौलाना जो है वो हमेशा दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। शौकत पराशर साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ थे न्यू पाकिस्तान में। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान। और अभी बात करते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के दरमियान आज पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में होने जा रहा है। लेकिन मॉनसून का सीजन है, बारिशें हो रही हैं मुल्क भर में, तो रावलपिंडी में भी बारिश शुरू हो गई है और स्टेडियम में बारिश होने की वजह से मैच जो है वो ताखीर का शिकार है। आज के इस मैच के बारे में और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्पिरिट के बारे में बात करने के लिए स्पोर्ट्स तजियाकार ताबिश मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब। ताबिश मीर साहब, आज इस टीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी तश्कील की, कप्तान शान मसूद की क़यादत और इस पर सीरीज के हवाले से मजीद हमें बताइएगा।
सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, आपकी मैनेजमेंट का, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। आपने बात की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद की। जब से वो कप्तान बने, मैं ना जाने क्यों लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन्हें कप्तान बनाकर जो है बली का बकरा बना दिया गया है। और जिस अंदाज से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड किया जा रहा है या फिर उसको टेक ओवर किया जा रहा है, बाकायदा मैच क्रिएट किया जा रहा है। आपने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शान मसूद की सुनी होगी, उन्होंने कहा कि टीम में कोई तकसीम नहीं है, ऐसी कोई बात थी नहीं कि ये बताना था उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने इशारा किया कि तकसीम नहीं है, तो इसका मतलब तकसीम है। हम मुसलसल कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम का माहौल बेहतर नहीं हुआ है। सैयद मोहसिन रजा नकवी वक्त के साथ साथ गलतियां करते दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने गलती ये की कि खिलाड़ियों को एनओसीज नहीं दिए, जब एनओसीज नहीं दी उन्हें तो इसके बाद खिलाड़ियों के दरमियान जो नाराजगियां थी बोर्ड से वो बढ़ गई। फिर आपने कहा कि हम जो है चैंपियंस लीग कराएंगे। चैंपियंस लीग कराना बड़ी खुशाइन बात है, जो हमारे डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं उन्हें मौके मिलेंगे, उन्हें मैच खेलने के मौके मिलेंगे, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? जो इंटरनेशनल खेलने वाले हमारे खिलाड़ी थे जिनको भारी मुआवजे मिल सकते थे, वो बाहर लीग में जाके फैसिलिटेट हो जाते, उनके लिए वो दरवाजे बंद करने की किसी तरह कोशिश की गई। और इसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि खिलाड़ियों के लिए भी सबसे पहले जो उनकी अहमियत होगी या फिर वो किसी चीज को मद्देनजर रखेंगे, वो सबसे पहले पाकिस्तान होगा, वो आया आप हो या हम हो या कोई खिलाड़ी क्यों ना हो। लेकिन इस तरीके से खिलाड़ियों पर बर्डन डाल देना कि हम जो फैसले कर रहे हैं इन फैसलों के मुताबिक ही आपको काम करना है, तो मैं मुतादिद मर्तबा कह चुका हूं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह चुका हूं कि सैयद मोहसिन नकवी साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये आपके घर की जागीर नहीं है जनाब चेयरमैन। ये क्रिकेट बोर्ड, ये खिलाड़ियों का बोर्ड है, ये आपका निगरान हुकूमत का सेटअप नहीं है कि जहां आप पंजाब के अंदर जिसको चाहे मिनिस्टर लगा दें, जिसको चाहे वजीर लगा दें। पंजाब काबीना में जो मौजूद लोग हैं वो पीसीबी में क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है? कोई काम नहीं है। खुर्रम नियाजी जैसे आदमी का, वो उसको आपने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है, वो क्रिकेटर्स को डील कर रहा होता है। ठीक है, उसका तो ताबिश मीर साहब, ये जो पाकिस्तान के फाइनल 11 में इसमें 4 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया है, आपको क्या लगता है कि इस फैसले से टीम के खेल पर मुस्बत कोई असर पड़ेगा? आप मुझे ये बताएं कि दुनिया फायदा उठाती है अपनी होम कंडीशंस का, और हम अपनी होम कंडीशंस में भी अपने हाथों को यूं बांध देते हैं, और बिल्कुल इस तरीके से बांध देते हैं जैसे हम बेबस हैं और हमें कुछ ऐसे मैदान में उतार दिया जहां हमारे हाथ बांध दिए, हथियार दूसरे को दे दिया है। हमारे खिलाड़ियों के साथ तो नाइंसाफी ये की जा रही है ना। आप देखें ना, 4 फास्ट बॉलर्स आपने उतार दिए, इससे बेहतर होता आप कोई नए फास्ट बॉलर को ग्रूम या कर रहे होते हैं। बांग्लादेश टीम अपनी नई टीम को एक अवे टूर के लिए ग्रूम कर रही है। अब अपनी टीम में सीनियर खिलाड़ियों के साथ जूनियर खिलाड़ी की एक लंबी खेप उन्होंने रखी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ सीनियर खिलाड़ियों को तरजीहात का जो है सिलसिला उनके लिए बरकरार है। सऊद शकील का है, मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ, सऊद शकील की जो परफॉर्मेंस थी, सऊद शकील का है। सऊद शकील ने तो 200 किए थे। आपका टेस्ट मैच बचाया था, जो एक ही टेस्ट मैच बाबर आजम की क़यादत में आप जीते थे, वो वाहिद टेस्ट मैच आपको सऊद ने बचाया था। वेयर इज सऊद शकील? उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है? सबसे अहम नुकता ये, फिर आप साइम अयूब को खिला रहे, मोहम्मद हुरैरा, उसकी अब्दुल्ला शफीक तो है ना, अब्दुल्ला शफीक के बारे में क्या? यही मसला है ना, यही तो कह रहा हूँ अलमास, यही कह रहा हूँ मैं कि यही मामला है ना। हम जिस अंदाज से देख रहे हैं कि जिस तरीके से डील किया जा रहा है, हमारा यही तो रोना है कि आप जब नॉन क्रिकेटिंग स्टाफ रखेंगे, माजरत के साथ लोग नाराज हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर की एक ब्रेकिंग न्यूज देता जाऊं। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपने ही टीवी चैनल के एक जो सबसे ताकतवर शख्स था उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मुलाजमत दे दी। उसका क्या लेना देना है? जो शख्स मीडिया प्रोड्यूसर हो या फिर कोई डायरेक्टर न्यूज हो, उसको आप बना दें पीसीबी के अंदर किसी ओहदे पे, तो उसका क्या लेना देना है? इसका मतलब जो आपका मंजूर नजर है, जो आपका आंखों का तारा है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सितारा बन जाता है। अच्छा, चले कुछ पिच की भी बात कर लेते हैं। होम ग्राउंड है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस सीरीज के 2 मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। आपके ख्याल में इस स्टेडियम की जो पिच है और माहौल है, वो पाकिस्तानी टीम के लिए किस तरह से साजगार रहेगा? होना चाहिए। आप देखें, हमेशा से हम देखते हैं कि कहा जा रहा है फास्ट बॉलर्स के लिए काफी साजगार होगा। मैं तो चाहता हूं ये जो पिच है इस पर हम रिजल्ट देखें। हमने रावलपिंडी में काफी कम रिजल्ट्स देखे। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, मैच ड्रॉ हुआ। इंग्लैंड की टीम आई, मैच में मजा नहीं आया।
इसके अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, कई मैचेस ऐसे हुए जिनमें नताइज नहीं आए। हम यही दुआ करते हैं, यही तवक्का करते हैं कि जिस तरीके से पिचेस बनाई जा रही, क्रिकेट का मयार बेहतर हो। उनकी तवज्जो है स्टेडियम्स बनाने की, उनकी तवज्जो है किसी तरह डगआउट को बेहतर करने की, लेकिन जो बुनियादी इनिशियल जो चीजें उनको बेहतर करना, उनकी तरजीहात होनी चाहिए, उनकी तवज्जो नहीं तरजीहात में वो शामिल होनी चाहिए कि किसी तरह क्राउड को हम इंगेज करें, किसी तरीके से हम क्रिकेट के जो क्रिकेट फर्टर्निटी है उसको हम जो है लाएं, उनको काम कराएं। ये जो तमाम आपके साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो शब्बीर अहमद से शुरू होते हैं और कई सारे नाम हैं कि लंबी खेप है, फास्ट बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, इन सबको आपके अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाना है। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जैसे लोगों को नहीं बनाना है, आपको जो लोगों को लाना है वो बड़े काबिल होने चाहिए, सलाहियतमंद होने चाहिए, जिनको क्रिकेट सेंस हो। इस तरह के लोगों को आप लाएंगे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है फिर वो युगांडा। अच्छा ताबिश मीर साहब, रैंकिंग की कुछ बात कर लेते हैं। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 6ठे नंबर पर है पाकिस्तान और शान मसूद जो है उनके लिए यकीनन ये एक इम्तिहान है। अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर हम तो मजीद नीचे आ जाएंगे ग्रेड में। बिल्कुल आप ये ठीक फरमा रही हैं, लेकिन चीजें ये मुझे बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं आपको खुल के बात करूंगा, मैं बड़ा जो है ब्लंट हूँ अपनी बातें करने में। ये बात जो लवर्स हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, आपको वो उनको मायूस तो ना करें, आप कोई पॉजिटिव उनको थोड़ी होप दे दें उन्हें। बिल्कुल देखिए मैं पॉजिटिव बात करता हूं, लेकिन जो आपके यहाँ चीजें हो रही है वो पॉजिटिव नहीं हो रही है, मुस्बत चीजें नजर नहीं आ रही है। माजरत के साथ अल्मास, हम यही देख रहे हैं जिस तरीके से चीजों को डील किया जा रहा है वो इंतहाई मनफी अंदाज से डील की जा रही है। आप देखें मजबूर है, आशान भी मजबूर है, वो कहेगा ना कि हम बांग्लादेश को हराएंगे, दीगर टीमों को हराएंगे। आज से पहले जो साबिक कप्तान थे आपके बाबर आजम, वो भी यही कहते थे। उससे पहले आपके लेजेंड कप्तान रहे मिसबाह-उल हक, वो भी यही कहते थे। तो यही तो अलमिया रहा है आपकी क्रिकेट का कि हर खिलाड़ी ये बातें कह के अपनी नौकरी पक्की कर देता है और अपना टाइम पूरा करता है, इसके बाद वो चले जाता है और इसके बाद दूसरा खिलाड़ी आता है और ना जाने क्यों नताइज ना होने के बाद भी वो खिलाड़ी लेजेंड बन जाता है। मोहम्मद वसीम जो है उनकी ऐसी क्या कारकर्दगी है कि वो वुमेन टीम के साथ लगे हुए, वो तो इंतहाई ज्यादा नाइल आदमी थे लेकिन वो लगे हुए। इसके अलावा सारे नाइल लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है दीमक की तरह चिपक गए। तो ये जो दीमक के आपने रखी हुई है, ये जो आपने इस तरह के नाइल लोगों को यहाँ भर्ती किया हुआ है, ये नाइल लोग जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जाएंगे नहीं, इनके दरवाजे इनके लिए बंद नहीं किए जाएंगे, तब तक तो यही अलमिया रहना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये मामलात कभी नहीं सुधरेंगे, ये राह जो है कभी मुस्बत की जानिब दिखाई नहीं देगी। अच्छा ताबिश मीर साहब, इंडिया जो है वो 2 बार इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच चुका है और पाकिस्तान जो है इसकी क्या वजूहात क्या समझते हैं कि क्वालिफाई नहीं कर पाया? इंडिया तो फाइनल खेल चुका है। देखें आप जब इंडिया की बात करती है ना, बीसीसीआई अपने बड़े फैसलों पर कायल रहता है। हिंदुस्तान के कई खिलाड़ी हैं जिनसे मैं मुसलसल राब्ते में हूं, मेरे रवाबित हैं। अजहरुद्दीन साबिक कप्तान हिंदुस्तान टीम, कपिल देव, उनके साथ मेरे राब्ते हैं। मैं आपको बताऊं जिस अंदाज से मेरी साबका हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेटर से बात हुई, सुरेंद्र खन्ना साहब से, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई अपने फैसलों पर बड़ी अटल है और जो भी वो फैसला करती है उस पर कायम रहती है। आप देखें रोहित शर्मा को उन्होंने कप्तान बनाया तो वो वर्ल्ड कप जीत गए। विराट कोहली को पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने वन डाउन खिलाया, उन्होंने उनका नंबर चेंज नहीं किया। इसके बाद विराट कोहली ने फाइनल में क्या परफॉर्म करके दिखाया। इसका मतलब अपने फैसलों पर इतना काम कर चुके होते हैं कि उसके नताइज सामने आते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि यहाँ दोस्तियां यारियां निभाई जा रही होती हैं। पहले रोटी गैंग बाबर आजम चला रहे थे, फिर रोटी गैंग तब्दील हो गई, फिर एक और लॉबी आ गई, फिर दूसरी लॉबी आ गई, तीसरी लॉबी आ गई। आप क्या लेजेंड इंजमामुल हक साहब जैसे हैं जिन्होंने माजी में आसिम कमाल साहब जैसे, फरहान आदिल जैसे आपके बड़े टेस्ट क्रिकेटर थे, बहुत बड़े नाम बन सकते थे, लेकिन बड़े नाम बनने से पहले उनका कैरियर इंजमामुल हक जैसे लोगों ने खराब कर दिया, खत्म कर दिया। फिर यहाँ तला रहमानी की लॉबी काम कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, एक एजेंट है तला रहमानी, उसके खिलाफ अभी तक पीसीबी ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की, कोई उससे मुताल्लिक रिपोर्ट सामने नहीं आई। फिर यहाँ इस वक्त भी क्रिकेट एजेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर हावी हुए हैं, वो यरगमाल कर चुके हैं। मतलब जितने भी फैसले आप कह रहे हैं कि होते हैं वो मेरिट पर नहीं होते हैं, लॉबिंग है, फेवरेटिज्म की बुनियाद पर होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके तजिए के लिए। ताबिश मीर साहब स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ थे और न्यू पाकिस्तान में भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन साथ रहिए। वेलकम बैक।
बैक इन न्यू पाकिस्तान और अभी हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आजकल की डिजिटल दुनिया का एक अहम हिस्सा है और वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया। सोशल मीडिया पर नज़र आने वाले ये चमकदार चेहरे हम सबको दिलकश और पुरकशिश लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी ज़िंदगियों के पीछे किस कदर मुश्किलात और चैलेंजेस होते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में बेशुमार चमक और दिलकशी तो नज़र आती हैं, मगर इसके पीछे छुपी हुई तारीख हकीकतें अक्सर नज़रअंदाज करती जाती हैं। आज हम इन मुश्किलात का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे छुपी हुई हकीकतें आखिर है क्या। स्टोरी पर मज़ीद आगे जाने से पहले आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर करते हैं, पहले आप वो देखिए। जी, तो आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर फैसल रहीम। फैसल, वेलकम करते हैं आपको न्यू पाकिस्तान में। और सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, यहीं से शुरू करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इनकी कोई अपनी पर्सनल आप लोगों की लाइफ होती है कोई, मतलब किस तरह से ये सब आप मैनेज कर लेते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी दिखाते हैं और ये सब दिखा के आप? मैम एक्चुअल में मैंने वीडियोस बनाई थी इनकी लाइफ के बारे में, व्लॉगर्स की लाइफ स्टार्ट किया था आपने मुझे बताया। व्लॉगर्स की लाइफ के बारे में मैंने स्टार्टअप लिया था कि इनकी लाइफ एक्चुअल में जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। अच्छा। इनको भी बहुत से इश्यूज को मतलब फेस करना पड़ता है। हाँ। चाहे अब हर तरह के व्लॉगर्स की भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। आपने देखा होगा फूड व्लॉगर्स होते हैं, फैमिली व्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगर्स होते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये फेक है बिल्कुल, क्योंकि फूड व्लॉगर अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा है, अपनी हेल्थ के साथ ज्यादती कर रहा है। हर तरह का खाना खाता है वो इंसान, तो उसका अपने और इतनी हैवी क्वांटिटी में खा लेते हैं। फिर मतलब ये कैसे कर लेते हैं आप, इस बारे में हमें बताइएगा कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दिखाना और सब कुछ सिखाना। हकीकत में भी क्या वाकई इतने अमीर होते हैं? जिस तरह से अभी वीडियो क्लिप हमने देखा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने पैसे, ये लग्जरी लाइफ। मैम जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, दिखाते वही हैं जो लोग देखना चाहते हैं। हाँ। अब हमें एक नॉर्मल इंसान, जैसे कि मैंने बताया कि 31% ग्रेजुएट्स जब इनकी वीडियोस को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं कि इनकी छोटी सी उम्र है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और हम जो हैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास इंसान, एक मिडिल क्लास लड़का, वो तो यही सोचता है कि उसका बाप सुबह अगर मजदूरी पे जाता है तो उसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। अच्छा, वैसे जितने भी मैंने देखे हैं ये यूट्यूबर्स खास तौर पे, ये बेसिकली होते मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, लेकिन एकदम से यूं ये ऊपर चले जाते हैं इस तरह से पैसे कमाना। और आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं जाके ये आपकी जो जहन को, आपकी सोच को, आपकी जहनी हालत को, सेहत को बहुत मुतासिर करता है? आप जाके आगे जहनी तौर पर बीमार भी हो सकते हैं। कब तक आप ये झूठा दिखावा करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे, आप शो ऑफ करेंगे? मैम चलता है अब, क्योंकि हर तरह से मतलब कि जब भी आप कोई टिकटॉक या फिर इस तरह की एप्स देखते हैं, आपको फेसबुक पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, टिकटॉक पे देख लें, हर जगह पे आपको वही चीज़ नज़र आती है जो कि जिसमें इंटरेस्ट होता है और ये लोग दिखाते भी वही हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं मुतासिर करती हैं मैम, अच्छी खासी मुतासिर करती हैं। कोई एक हमें एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें, कोई मिसाल? अब जैसे अभी मैं आपकी वीडियो में देख रही थी, आपने बड़ा अच्छा एंड पे आपने इसको किया है वाइंड अप सारी। मैम आपको मिसाल देना चाहूँ तो आप मेरी मिसाल यूँ समझ लें कि जैसे कि डकी भाई हो गया। डकी भाई एक फेमस यूट्यूबर है, इस टाइम में टॉप पाकिस्तान का टॉप फर्स्ट पे आता है और दोनों मियाँ में भी बड़ा अच्छा जी कंटेंट बना रहे हैं। तो मतलब कि मैम इनकी व्लॉग्स को अगर आप देखें तो इनकी प्राइवेसी बिल्कुल व्लॉग्स में नज़र आती ही नहीं है। अब इवन के जो एक इंसान है, व्लॉगर्स जो देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, वो उनको इनके घर का पता है, ये घर में कितने लोग रहते हैं इस चीज़ का पता है, कौन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर में इस चीज़ का पता है, बेडरूम्स का पता है, हत्ता कि इनकी बेडशीट्स तक का पता है कि आज रूम में कौन सी बेडशीट होगी। तो मतलब इनकी प्राइवेसी तो कहीं भी ना रहेगी। अच्छा, आमतौर पे हमने देखा है कि यूट्यूबर्स जो हैं ये मार्केट में नहीं जा सकते, इनकी पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लोग इनको पसंद नहीं करते, इनकी सोशल लाइफ कोई नहीं होती। अगर ये किसी के हत्थे चढ़ जाएं, क्राउड में चले जाएं, को फैमिली स्पेशली, तो इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ज़रूर करते हैं मैम, हर चीज़ क्रिटिसाइज होती है इनकी, छोटी से छोटी बात हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी बात हो। जैसे रिसेंटली एक जो डकी भाई की वाइफ की एक वीडियो लीक की गई थी किसी तरफ से, उसी की मिसाल ले लें। उस वीडियो को लेकर कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, इस चीज़ को कितना ज़्यादा घसीटा गया। हर दूसरा इंसान कहता है कि गलती इनकी अपनी है, ये खुद ही ना एक्सपोज करते अपने इस फैमिली इसको, तो ये चीज़ क्रिटिसाइज़ होती ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको पता है हेटर्स होते हैं। खास तौर पे आप कमेंट बॉक्स में जब नीचे जाते हैं
आप कमेंट्स पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे जैसे कमेंट्स होते हैं वो उसमें इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई होती है। मैं नाम तो नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगी, लेकिन आप अगर वीडियोस देखने का इत्तेफाक हो तो आप भी कमेंट्स पढ़ते होंगे और आपका तो काम ही है। तो क्या फिर इसका मैं खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए सिर्फ यही एक वाहिद लाइन है कि इग्नोर कर दिया जाता है इन चीज़ों को। अगर इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो फ्यूचर में आने वाले कंटेंट, ये नहीं कि हेट सिर्फ इन्हीं को नहीं मिलता, जो कि अच्छा कंटेंट बना रहा है उसको भी हेट मिलता है। लेट सपोज एक बंदा एक अच्छी बात करता है तो हेटर्स जो हैं वो उस चीज़ को प्रमोट कहते हैं कि आप कोई ध्रुव राठी थोड़ी ना हो। हाँ। तो इस तरह की बातें करते हैं तो इंसान का वैसे ही जो मतलब माइंड सेट होता है उसको डी वैल्यू कर दिया जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्टक कर दिया जाता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि इन हेट कमेंट्स को मतलब इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल भी हमारे सामने, हमारी एक मारूफ यूट्यूबर हैं जन्नत मिर्ज़ा हैं, उनको हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर सैयद नूर साहब ने उनको लेकर के फिल्म बनाई कि उनके फॉलोअर्स जन्नत के बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी फिल्म जो है सुपर डुपर हिट जाएगी, लेकिन वो तो डब्बा फिल्म हो गई, फ्लॉप हो गई और बॉक्स सिनेमा पे तो आई नहीं है। वो इस फिल्म के बारे में पिट गई बुरी तरह से, क्योंकि उनके फॉलोअर्स में उनके वो चाहने वाले कम थे, वो हेटर्स ज़्यादा थे। मीन्स कि आप कुछ अच्छा दिखाते हो तो उसमें आपको इतने ज़्यादा आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे, कुछ ऐसा दिखाते हो कोई मटीरियल तो उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके। इस पे हमें बताइएगा। माइंड सेट, टोटल माइंड सेट की बात है कि हम अच्छी चीज़ को प्रमोट करते ही नहीं है किसी तरह भी। क्यों पाकिस्तान में कोई ध्रुव राठी नहीं बनता, नीतीश राजपूत नहीं बनता, ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनसे हम एजुकेट होते हैं, जो कि हमारी मतलब मेरे आइडियल्स तो एटलीस्ट वो हैं, क्योंकि वो हर चीज़ से अवेयर करते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया की लाइफ हो या फिर आपकी मुल्की सिचुएशंस हों, वो हर चीज़ से इंसान को अवेयर करते हैं कि हो चल क्या रहा है एक्चुअली मुल्क में। लेकिन एज कम्पेयर टू हमारे अगर यूट्यूबर्स को देखा जाए तो ये आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अच्छा। पाकिस्तान में आपको कोई भी ध्रुव राठी नहीं मिलेगा, कोई नीतीश राजपूत नहीं मिलेगा। इवन कि जो अच्छा कंटेंट बना भी रहे हैं उनको इतना एक डिग्रेड कर दिया जाता है कि वो फेडअप होकर उस चीज़ को क्विट कर देते हैं। जो कि अच्छे यूट्यूबर्स की बात करूं तो इरफान जुनेजो था, काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है पाकिस्तान का। तो एटली वो उसने जब ब्लॉगिंग की भी मैम बहुत तरह की टाइप्स होती हैं, ब्लॉगिंग उसने भी की थी, लेकिन उसने ब्लॉगिंग की मतलब जो प्राइवेसी जो लिमिट होती है उसको क्रॉस नहीं की। उसको लगा कि अब ब्लॉगिंग का वो जो बाउंड्री है अब वो बढ़ रही है तो उसने क्विट कर दी। लेकिन बाकी कंटेंट चेंज उनका कंटेंट था ही एक्चुअल में कोई और। अच्छा। ब्लॉगिंग तो उस टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा था। हाँ। तो उस पे उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, लेकिन जो ट्रेंड चलता रहा वो फिर काफ़ी ज़्यादा हाथ से मतलब कि लिमिट से क्रॉस होने लग पड़ा, निकल गया। तो उस चीज़ को फिर उन्होंने क्विट कर दिया। लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी यूट्यूबर्स को देखा जाए तो उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। अच्छा, ये सब फेक होता है, मतलब शोहरत हासिल करने के लिए इस कदर ये फेक न्यूज़ चला देते हैं, जैसे बड़ा ड्रामा रचाया जाता है, कंटेंट क्रिएट किया जाता है, फेक किस्म का प्लांटेड ड्रामे किए जाते हैं। अभी जैसे ये रजब भट्ट और डकी भाई जो हैं, इनकी ये लड़ाई की वीडियो जो कि इन्होंने खुद वायरल होने के लिए मजीद वो आपस में लड़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सिर्फ ये व्यूज लेने के लिए, लेकिन वो सब प्लांटेड था। आप समझते हैं कि कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए, कोई ऐसा कुछ होना चाहिए कानूनी तौर पे? एक्चुअल फर्स्ट बात तो ये कि ये साबित क्या करना चाहते हैं, किसी की फेक किडनैपिंग करके ज़बरदस्ती घर में घुसना। अगर इनकी ऑडियंस की मैं बात करूं तो जो लोग देखते हैं इनके मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं, घंटों में वीडियो इनकी मिलियंस में चली जाती है। जो कि देखने वाले जो व्यूअर्स की मैंने निकाली थी रेशो, तो वो 12 साल से लेकर 25 साल तक के जो बच्चे जो यूथ है वो देखती हैं इनको। और ये एक ऐसी उम्र है, मतलब 25 साल के नौजवान जो होते हैं, ये एक ऐसी उम्र है जिसमें नौजवान को जो जुनून होता है मैम वो फुल पीक पे होता है। एग्जैक्टली। उससे वो चीज़ वो लोग इनको देखते हैं, वो इनसे इंस्पायर होते हैं। हाँ। इनको एडलाइज करते हैं। हाँ। अगर जैसे ये करेंगे तो उस चीज़ को वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इवन कि आप घर में छोटे बच्चे अगर हों उनको भी देखा जाए तो वो भी इन्हीं के व्लॉग्स, इन्हीं की शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, वो एक्चुअली बिजी इस चीज़ में। तो अच्छा, मेरे अपने बच्चे हैं चूँकि, तो घर में हम अक्सर मैं नोट करती हूँ, आप पाकिस्तानी व्लॉगर्स को तो छोड़ें, आप कुछ इंडियन व्लॉगर्स हैं, उनकी ऐसी वीडियोस हैं, बच्चे वो सारा दिन बैठ के बस उन्होंने वो आप मोबाइल को स्क्रॉल करना है और वो देखते जाना है सारा दिन। बच्चों की यही एक्टिविटी है। उन्होंने कोई गेम्स तो बहुत कम खेलते हैं, ठीक है। उधर तो फिर थोड़ा बेहतर कॉन्टेंट है, आप बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बेहतर कॉन्टेंट कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो किडनैपिंग, लड़ना, मारना, फैमिली दिखाना,
दिखाना, बीवी दिखाना, बेडरूम में ले जाना, बेड शीट्स तक दिखाना, ये व्हाट इज दिस? मतलब इस पे तो वाकई कोई कानून पास होना चाहिए। यस मैम, बिल्कुल होना चाहिए, और एटलीस्ट सोचना इनको खुद भी चाहिए, क्योंकि रहते ये भी पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान को आइडलाइज करते हैं। काफ़ी लोग पाकिस्तानी ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से आउटसाइड पे रहकर पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को देखते हैं। वो देखते हैं तो वो भी यही सोचते होंगे, परसेप्शन बना लेते होंगे पाकिस्तान के बारे में कि शायद वहाँ चलता ही ये सब कुछ। तो जो प्राइवेसी है वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म करके रख दी है, कंटेंट तकरीबन चेंज कर दिया है। एक छोटी सी एक बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि थोड़ी डीप बात है कि एवरी ब्लॉगर हैज़ टू पे अ प्राइस ऑफ इट्स फेम। Food bloggers has to pay a price of their health. Family vloggers has to pay a price by exposing their families, by exposing their privacy. Even travel vloggers has to pay a price by going into an expensive trips. And lifestyle vloggers has to pay a price by pretending fake lifestyle on social media. Everything on social media is fake. कुछ भी रियल नहीं, सब फेक है, सब फेक। मतलब सोशल मीडिया पे आपको हिट होने के लिए, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर है, उसको आपको फेक मटेरियल अगर आप डालते हैं, आप प्लांटेड कुछ इस तरह का ड्रामा टाइप कुछ डालते हैं, तो आप जल्दी वायरल हो जाएंगे, आपको डॉलर ज़्यादा आएंगे, आपकी लग्जरी लाइफ होगी, आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा। लेकिन ये हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक माइंड सेट की भी अक्कासी करता है कि हम किस, मतलब हमारी जनरेशन को, हमारे लोगों को होता क्या जा रहा है, हम किस माइंड सेट में जाते जा रहे हैं। आप देखें, एक अच्छी वीडियो होगी ना, मैं अक्सर देखती हूँ व्यूज़ को जब कंपैरिजन हम उनका करते हैं, तो वो जो कोई घटिया, जितना घटिया तरीन मवाद होगा, ठीक है, वीडियो जो आप सुन भी नहीं पाते हैं, समटाइम्स हम स्टूडियो में बैठे होते हैं, फैमिली में बैठे होते हैं, आपको म्यूट करना पड़ता है, वो उतना ज़्यादा वायरल होता है, उसके व्यूज़ उतने ज़्यादा होते हैं। और वही कोई अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है, वो वहाँ पर उसके उतने व्यूज़ कम होंगे। तो फिर ये जिम्मेदारी तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी भी, उन पर भी आयद होती है, उनकी ज़्यादा उन पर आयद होती है। मैम, उनको आइडियलाइज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उनको देखते हैं लोग, अगर वो उन अच्छा कंटेंट वो खुद बनाएंगे, उसको देखा जाएगा, देखेंगे लोग, तो ऐसी सूरत हाल में कंटेंट क्रिएटर का क्या रोल होना चाहिए? मैम, कंटेंट क्रिएटर का मेरे हिसाब में ये रोल होना चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रमोट ना करें और एग्जैक्टली इस चीज़ को और आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो यूथ है वो हमारा असासा है आने वाले मुल्क का। वो अगर अच्छी चीज़ें देखेगा तो वो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है इस चीज़ में। आजकल मैं देखती हूँ हमारी 18 से 20 साल और ये जो हमारी टीनेजर्स बच्चियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है कि उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन, और वो अपनी फैमिली को दिखा रही हैं, अपनी ड्रेसिंग दिखा रही हैं, अपनी ज्वेलरी दिखा रही हैं, मतलब एक तरह से नुमाइश है। आप, हम जिस सोसाइटी में, जिस दीन से, जिस मुल्क से, जिस हमारा कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हैं। एक बाउंड्री है, लिमिटेशंस है, हमें उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, उन बाउंड्री लाइंस को क्रॉस नहीं करना है। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मैम, मैं यही बात कहना चाहूँगा मैम कि अब अगर इसको कंपेयर करूँ मैं बिल्कुल स्टार्टअप से 1400 साल पहले से, औरत की क्या इज्जत है, औरत का क्या एहतराम है, बेशक वो मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, चाहे मेरी माँ है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी बीवी है, या चाहे समाज की और कोई औरतें हों, सबकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। एक एहतराम है उनके लिए मेरे दिल में। लेकिन बात वही है कि अगर यही एहतराम बरकरार रखेंगी सोशल मीडिया पे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो केसेस आपके सामने ही हैं, जो कि इंडिया में आप आजकल आपने देखा होगा, डॉक्टर मोमिता के साथ जो हुआ, बेरहरवी बढ़ती है मुआशरे में, हवस बढ़ती है मैम उस चीज़ से, और काफ़ी ज़्यादा मतलब साइड पे चले जाते हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा, मतलब फैसल, आप लुब्बे लबाब ये है कि जितना ज़्यादा फेक कंटेंट होगा, जैसे वो हमारे वो चाहत फ़तेह अली खान है, उन्होंने मैडम का ही गाना पकड़ के उसका सत्यानाश करके, और फिर वो किस तरह से उनको व्यूज़ मिले और वो क्रॉस कर गया कि उनको फिर, मतलब वो आपके सामने हमारे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वो भी हैं, और जितने जल्दी उसको व्यूज़ मिले मैम, फिर उसी के कुछ टाइम बाद उनकी वीडियो डिलीट कर दी गई सोशल मीडिया। हाँ, ऐसा ही, और होनी भी चाहिए, ऐसा होगा तो ही हम कंट्रोल कर सकेंगे इस तमाम चीज़ों। बहुत शुक्रिया। फैसल रहीम हमारे साथ थे जी, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, और न्यू न्यूज़ से इस वक्त न्यू मॉर्निंग शो से मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।